हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2 CBSE बोर्ड। अभी हमें पता है कि कल 22 फ़ेब को हमारा बिज़नेस स्टडी का एग्ज़ाम है और आई होप कि अभी तक आपने अपने बिज़नेस स्टडी के एग्ज़ाम की फुल्ली प्रिपरेशन कर ली होगी। दिस एग्ज़ाम इज़ सो इम्पॉर्टेंट ना टू जस्ट बूस्ट योर परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज का कोई भी सीन थोड़ा सा भी हो जाता है, then this exam will help you to boost your percentage. So this exam is much important. तो आई होप कि अभी तक आपने अपने बिजनेस स्टडी के एग्ज़ाम का फुल्ली सिलेबस रेडी कर लिया होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए होंगे, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द MCQs, केस स्टडीज़ एंड ऑल, है ना। राइट नाउ वी आर हेयर जस्ट टू डिस्कस कि अब सब कुछ रेडी है, देन व्हाट एडिशनल थिंग्स यू कैन डू जस्ट कि आपके नंबर अच्छे आए, बहुत अच्छे आए, हद से ज़्यादा अच्छे आए। तो उसके लिए हम थोड़ी सी डिस्कशन ये करेंगे कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट करने के साथ साथ हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है वाइल अटेम्प्टिंग आवर पेपर और एग्ज़ाम। तो सबसे पहले देखो, बिज़नेस का एग्ज़ाम मोस्टली हर बच्चे को आ रहा होता है, हर बच्चे को पता होता है कि मेरा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये मैंने करने हैं। तो बच्चे ऑलरेडी ना इन टॉपिक्स को कवर करके बैठे होते हैं, बट फिर भी एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में मार्क्स का डिफरेंसेस रह जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंटेशन। तो आज हम सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। ऑलवेज रिमेंबर कि आप अपने एग्जामिनर के सामने खुद नहीं जाते हो, आपके बिहाफ पे आपका एग्ज़ाम शीट उस एग्जामिनर के सामने पड़ी है। तो हमें एग्ज़ाम शीट को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि आप अपनी सारी चीज़ें अपने एग्जामिनर तक लेके जा सको। तो उसके लिए मैं पूरे सेशन में एक बात हमेशा बोलती रही हूँ कि आप जितना कम टाइम दोगे अपने एग्जामिनर को अपने पेपर में घुसने का, उतना वो आपको ज़्यादा जो है नंबर देगा हर चीज़ में। तो आप अपने एग्जामिनर को कैसे कम अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो आपकी एग्ज़ाम में कम या अनकॉन्शियसली थोड़ी चेकिंग करे। तो उसके लिए जो हमारे पास पहली चीज़ है वो ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जो भी आपके सेक्शंस हैं, आप कोशिश कीजिए कि आपके सारे के सारे सेक्शंस सीक्वेंस में चलें। इवन आपके क्वेश्चंस सीक्वेंस में रहें, चाहे आपको क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता है, पर ट्राई टू मेंटेन द सीक्वेंस। जब आपका सीक्वेंस सही है तो टीचर को ना एग्ज़ाम चेक करने में इजी रहता है। बट अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो देन आप सीधा जंप करके 10th क्वेश्चन पे आ रहे हो, तो आपके एग्जामिनर को उतना ही टाइम लगता है ये देखने में कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था देन 10th क्वेश्चन क्या था। तो वहाँ पर ना वो एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है बार बार ये सीक्वेंस हिलते हुए देखकर। तो हमें एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना है, जितना वो इरिटेट होएगा उतना वो आपके नंबर्स को कट करेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो हमारे एग्ज़ाम का सीक्वेंस है। जब भी आप MCQs भी कर रहे हो, कुछ बच्चों को ना आदत होती है कि MCQs आपको कई सारी शीट्स दी गई हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेपर पे सारी कंजूसी करनी है ना, राइट। पेपर पे कंजूसी हमें नहीं करनी है। आप अपना MCQs कर रहे हो, सेक्शन ए आपका MCQs का होएगा। तो MCQs में आपने जैसे लिखा आंसर 1, तो आपने वहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से सुनना। वो 2 चीज़ें क्या हैं? आपने जब भी MCQ सॉल्व करने हैं, पहली चीज़ आपके सारे क्वेश्चंस सीक्वेंस में होने चाहिए। सेकंड, आप अपना जब MCQ सॉल्व करोगे तो जो भी आपकी आंसर है, सच एस कि A, B, C, D ऑप्शंस है ना आपके पास, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं वहाँ पे सिर्फ ऑप्शन लिख के आ रही है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। हमें ऐसे नहीं करना है। जो भी हमारा आंसर है उसको, सच एस कि अगर वो कुछ मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस के बारे में पूछते हैं तो उन्होंने ऑप्शन दिए हो सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, है ना। आपके हिसाब से मे बी उसका आंसर डायरेक्टिंग है। लेट्स सपोज कि आपके हिसाब से आंसर क्या है, डायरेक्टिंग। तो आपने लिखना है आंसर फर्स्ट, फिर आपको डायरेक्टिंग लिखना है, और डायरेक्टिंग के बाद
थोड़ी सी स्पेस छोड़कर आपको ऑप्शन लिखना है कि डायरेक्टिंग कौन से ऑप्शन पे था, सच एज डायरेक्टिंग ऑप्शन डी पे था, तो फिर आपको ब्रैकेट में डी ऑप्शन लिखना है। इससे क्या होएगा कि अगर लेट्स सपोज कि कई बार हड़बड़ी में ऑप्शंस हम गलत लिख देते हैं बट हमारे पास वो लिखा हुआ भी है, तो टीचर वो सम टाइम्स चेक कर सकती हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा ही रहना चाहिए। सेकंड, पहले आप आंसर लिखो, देन स्पेस छोड़ के आप अपना ऑप्शन बताओ, और ऑप्शन आपका दूर से हाईलाइट होना चाहिए, है ना। सारा आंसर लिखा और ब्रैकेट में छोटा सा डी लिख दिया ताकि टीचर को दिखाई ना दे, वो आपको नहीं करना है। आप जितना क्लियर पेपर अपने एग्जामिनर के आगे रखोगे वो उतना अच्छा आपको नंबर देंगे। अगर आपका पेपर होच पोच होएगा, आपके पेपर में कुछ समझ नहीं आ रहा है, चाहे आपने सब कुछ डिट्टो बुक से लिखा हो, बट अगर वो पेपर में एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा तो ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ द नंबर, है ना। तो हमें पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी थी कि हमें सीक्वेंस नहीं ब्रेक करना है। सेकंड चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि पहले हम ऑप्शन लिखेंगे, यानी पहले हम उसकी जो भी पॉइंट है, सच एज मैंने डायरेक्टिंग वाली एग्जांपल दी, पहले हम डायरेक्टिंग लिखेंगे और बाद में डायरेक्टिंग जहाँ ख़त्म होएगा वहाँ से इतनी स्पेस छोड़कर ब्रैकेट में लिखेंगे ऑप्शन डी या फिर जो भी आपका ऑप्शन है, ताकि वो दूर से हाईलाइट हो। हर क्वेश्चन को करने के बाद एक लाइन आपने छोड़नी ही छोड़नी है। आप एमसीक्यूज़ भी कर रहे हो, 20 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो एक एमसीक्यूज़ किया, उसका एक लाइन में आंसर आ गया, देन आपको एक लाइन छोड़नी है ताकि टीचर को दिखाई दे कि यहाँ से आपने सेकंड क्वेश्चन शुरू किया है। जब आप क्वेश्चन बिना लाइन छोड़े कर देते हो ना, तो उसमें से कई क्वेश्चंस जल्दबाजी में टिक नहीं लगते, जिसकी वजह से उसके आपको नंबर नहीं मिलते। तो हमें कोशिश करनी है कि एक सीक्वेंस फॉलो करना है। सेकंड, हमारा टारगेट रहेगा कि पहले हम उसका फुल फ्लेज जो आंसर है वो लिखेंगे, देन हम उसका ऑप्शन अलग से हाईलाइट करके देंगे। तीसरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हर क्वेश्चन को करने के बाद हमें एक लाइन छोड़नी ही छोड़नी है, और इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस फॉलो होएगा। अब अगली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि जब हम सेक्शन जैसे बी शुरू करेंगे, अगेन आपको सीक्वेंस किसी भी सेक्शन में ब्रेक नहीं करना है, सीक्वेंस एज पर रखना है। तो सेक्शन बी में भी आप सीक्वेंस शुरू करोगे, सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ही काम करोगे। उसमें हमें थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें टाइम लगता है करने के लिए, या वो क्वेश्चन हमें आता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस ब्रेक करो। लेट्स सपोज कि मेरे को 20th क्वेश्चन आता है बट 21st नहीं आता है, तो आई थॉट कि 22nd पहले कर देती हूँ। तो उस केस में आपने आंसर नंबर 20th किया, 21st के लिए आप स्पेस छोड़ दो। 21st क्वेश्चन के लिए आपको जितनी स्पेस लग रहा है कि ये सफिशियंट है, उतनी स्पेस आप वहाँ पे छोड़ दीजिए और 22nd क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। अब ऐसा हमने ये भी ध्यान में रखना है कि हमने सीक्वेंस ब्रेक नहीं किया, बट हमें वो स्पेस खाली भी नहीं छोड़नी है। आप कोशिश क्या करोगे कि जो आपको आता है आपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली कर दिया, जो स्पेसेस आपने छोड़ी है ना, एट द एंड ऑफ योर एग्ज़ाम, जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, बिफोर एंडिंग की आप हाफ एन आवर ले लीजिए कि हाफ एन आवर, अभी जैसे एग्ज़ाम आपका 1:30 कंप्लीट होना है ना, तो आपको 1 o'clock में वो जो आपने खाली आंसर्स छोड़ी हैं उनको फिल करना है। अब अगर आपको उसका आंसर आता है, वेल एंड गुड, आप उसका आंसर लिख दीजिए। नहीं आता तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वहाँ पर एक हल्की सी लाइन लगाकर, या आप वहाँ पे PTO लिख दीजिए, है ना। हल्की लाइन लगा दो ताकि वो सेक्शन ऐसा भी ना लगे खाली है। आप ऐसे एक सिंगल सी डायगोनल टाइप लाइन लगाओगे तो टीचर अपने आप समझेगा कि बच्चे को ये आता नहीं था तो उसने छोड़कर अगला क्वेश्चन कर दिया है। अगर आता है तो आप लिख दो, क्योंकि आपका सीक्वेंस भी ब्रेक नहीं होएगा। तो हमें सेक्शन बी, सेक्शन सी और जितने भी हमारे सेक्शंस रहेंगे, उन सेक्शंस में एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो। आप आंसर्स के लिए जगह छोड़ दो। जब आपको लग रहा है कि अभी हमारा पेपर जस्ट मैम लेने वाली हैं, पेपर ख़त्म होने वाला है, तो जो भी आपने आंसर्स छोड़े हैं ना, उनको दोबारा से देखो। अगर तुम्हें वो आंसर उस टाइम पे याद आ जाता है तो वो आंसर लिख दो, अदरवाइज मेक श्योर कि आप वहाँ पर एक डायगोनल लाइन या एक क्रॉस लगा दो कि हमें ये आंसर नहीं आता था। ठीक है, अब ये एक चीज़ होगी।
एक चीज़ जो हमें और ध्यान में रखनी है, बच्चा कोई भी क्वेश्चन है आपको छोड़ के नहीं आना है, चाहे एमसीक्यूज ही है, नहीं छोड़ के आने। आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आपने स्पेस छोड़ी होगी। एट दी एंड आप वहाँ पर चाहे तुक्का ही लगा देना, बट कुछ ना कुछ लिख के आना, छोड़ के नहीं आना है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें समझ नहीं आता कि लिखना क्या है, तो पेपर किसी भी हालत में आपको कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो। अब जैसे कई बार मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, आपने ना बेसिकली क्या करना है, कुछ पॉइंट्स ऐसे रखने हैं जो आप हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। सच एज कि अगर मैं बोलूँ मेरे पास हमारे मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उसमें प्लानिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ये सारे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। अगर आपने बुक्स अच्छे से पढ़ रखी हैं तो आपने देखा होगा कि इन सभी फंक्शंस के जब हम फीचर्स या इंपॉर्टेंस लिखते हैं तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ फंक्शंस बिल्कुल सिमिलर हैं। सच एज ग्रुप एक्टिविटी है ना, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, इट्स ऑल प्रिवेसिव, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क, और इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो ऐसे हमारे पास कुछ फंक्शंस इंपॉर्टेंट सिमिलर हैं, हर फीचर्स और इम्पॉर्टेंस सिमिलर है हर फंक्शन में से। तो मान लो मेरे को आ जाता है क्वेश्चन, राइट डाउन दी फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। अब मेरे को ये याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को वहाँ पे उसको छोड़ के आना है, नहीं, आपको क्या करना है कि सिंपली जहाँ पर आ गया राइट डाउन दी फीचर्स ऑफ सच एज कि मैंने अभी बोला था डायरेक्टिंग या जो भी मैंने बोला होगा, राइट डाउन दी फीचर्स ऑफ दिस फंक्शन। नहीं भी आते ना तो देयर आर सम कॉमन पॉइंट्स जो आप सब जगह पे लिख सकते हो। पूरी बिजनेस स्टडी में फर्स्ट पार्ट में स्पेशली हमने एक ही चीज़ पढ़ी है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, it helps in achieving goals of the organization, it's a dynamic process, it's a continuous process, it's all pervasive। तो ये पॉइंट्स आप वहाँ पे लिख के अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, कोई भी क्वेश्चन आप खाली नहीं छोड़ोगे। तो ये मेरी ओर से कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि आप ये चीज़ों का अपने एग्ज़ाम में ज़रूर ध्यान रखना। लास्ट और अगर मेरे को एक चीज़ और बतानी हो, आप कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम बिल्कुल साफ़ रखना, कटिंग, अंडरलाइनिंग, कटिंग ज़्यादा ना करना। जो भी वर्ड्स आपने बुक से एज इट इज़ उठाए हैं, कीवर्ड्स, उनको अंडरलाइन करके साफ साफ एग्जामिनर को दिखा कर आना। आपका एग्जामिनर के सामने आपका पेपर जितना अच्छे तरीके से दिखाई देगा उतना कम एग्जामिनर को एफर्ट लगेंगे उस पेपर को चेक करने में, और जितने कम टाइम लगेगा उतना जल्दी वो आपको नंबर भी देंगे और उतना जल्दी उनके लिए भी काम इजी हो जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है, अगर आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, तो पॉइंट्स जब भी हमारे पास आते हैं, पॉइंट्स के लिए तुम्हें क्या करना है, एक फ्लो चार्ट अच्छा खासा बना लेना है। हल्का फुल्का जो भी फ्लो चार्ट है विद पेंसिल वो बनाना। कोशिश करना कि पैराग्राफ में आंसर्स मत लिखना, जितना हेडिंग्स दे दे के आंसर करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। केस स्टडी भी आप पहले तो केस स्टडी में ना आइडेंटिफाई ज़रूर करना कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, है ना। केस स्टडी बड़े ध्यान से करना, आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस के पॉइंट लिखना। क्वेश्चंस के जो भी आप केस स्टडी में पॉइंट्स होंगे उनमें हेडिंग्स ज़रूर देना। हेडिंग्स अच्छे से लिखोगे, टीचर के लिए पेपर चेक करना आसान है। अगर आपकी हेडिंग से टीचर इम्प्रेसिव हो जाए ना, वो अंदर का मटेरियल पढ़ते ही नहीं है कई बार। तो हमें हेडिंग्स पे बड़ा ध्यान देना है, फ्लो चार्ट्स पे ध्यान देना है। केस स्टडीज़ करने के टाइम पे सबसे मेजर चीज़ है केस स्टडी की रिक्वायरमेंट क्या थी। केस स्टडी आपसे फंक्शंस के बारे में पूछ रही है, आप उसमें फीचर्स लिख रहे हो, तो वो तो टोटली गलत हो गया ना। तो वहाँ पर केस स्टडीज़ करने के टाइम पे बहुत कॉन्शियसली काम करना है। और केस स्टडी करने के टाइम पे सबसे पहली चीज़ होएगी जस्ट ये देखना कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, केस स्टडी आपसे किस बारे में बात कर रही है। जिस बारे में केस स्टडी आपसे बात कर रही है उसके पॉइंट्स को इमीडिएटली रिकॉल करो। आप पेंसिल के साथ अपनी शीट पे लिख सकते हो। सच एज मान लो अगर मेरे पास कोई केस स्टडी आती है रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, या मेरे पास केस स्टडी आई रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैं सबसे पहले ना वो प्रिंसिपल्स को रिकॉल करूँगी कि अच्छा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये प्रिंसिपल्स हैं। देन ट्राई कि वो केस स्टडी में किस प्रिंसिपल्स के बारे में बात हुई है उनको मार्क कीजिए
और उनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर दीजिए। मोस्टली बच्चे क्या कर रहे हैं, केस स्टडी देखते हैं, वहाँ पे उन्होंने जो पूछा केस स्टडी में, जैसे फंक्शन मान लो प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल का कुछ आता है, तो हमारा वहाँ पे क्वेश्चन है स्केलर चेन का, हमने आइडेंटिफाई कर लिया स्केलर चेन, और केस स्टडी 6 नंबर की केस स्टडी है, 5 नंबर की केस स्टडी है, वहाँ पे लिख दिया स्केलर चेन। आपको 5 नंबर कैसे देंगे? तो आपको वहाँ पे स्केलर चेन की एक्सप्लेनेशन भी देनी है, स्केलर चेन आइडेंटिफाई भी करना है, और सब कुछ अच्छा अच्छा फ्लो चार्ट के साथ बना कर आना है। अब भी बस ये मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे आपके एग्ज़ाम्स को बेटर बनाने के लिए। ट्राई टू मेक श्योर कि हमारा सीक्वेंस ना हिले, क्वेश्चन में कोई भी शीट, एक भी सिंगल क्वेश्चन खाली ना जाए। नहीं भी आता तो बेटा आपने पूरी बुक पढ़ी है, कुछ ना कुछ उस टॉपिक के रिलेटेड ज़रूर आपको याद होएगा, वो वहाँ पर लिख दीजिएगा। MCQs अगर आपको लास्ट मोमेंट तक कोई नहीं समझ आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर MCQs या कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर ज़रूर और ज़रूर अपनी ओर से कुछ तुक्के लगा के आना। गलत हुए तो भी 0 नंबर है, खाली छोड़ा तो भी 0 है, बट तुक्का चल गया तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे, तो वो आपको नंबर अच्छे लाने में मदद करेगा। हैंड राइटिंग साफ रखना, हेडिंग्स प्रॉपर देना, हर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद एक लाइन ज़रूर छोड़ना, ताकि टीचर को दिखाई दे कि आपने एक क्वेश्चन ख़त्म करके दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया है, तो आपको पहले क्वेश्चन के नंबर अलग मिलेंगे और दूसरे के अलग मिलेंगे। अगर टीचर ये आइडेंटिफाई ना कर पाए कि आपने एक ही पेज पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो वो एक क्वेश्चन समझ के सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आपको नंबर देगा। तो हमें वो नहीं देखना है, हमें वो ट्राई ही नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल अलग अलग रहें, ताकि टीचर चेकिंग के लिए जब भी उसको यूज़ कर रहा है, चेकिंग करने के लिए काम कर रहा है, तो वो चेकिंग करते हुए ज़रूर ये आइडेंटिफाई कर पाए ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, उसके नंबर अलग दिए जाएँ, इसके नंबर हमें अलग से मिले। और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, फंक्शंस में या किसी में भी जहाँ ना कुछ समझ आए तो आप वो वाली चीज़ें लिख देना। इट हेल्प मैनेजमेंट में तो स्पेशली कुछ ना समझ आए तो ये लिख देना, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क, इट्स ऑल प्रिवेसिव, इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये वाली चीज़ें ज़रूर वहाँ पे लिख देना, क्वेश्चन खाली मत छोड़ना। आई होप कि कुछ आपको इससे मदद मिली होगी, और ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छा एग्ज़ाम करके आना। जय माता दी।